Welcome students, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लगातार जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान विषय में डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में वर्तमान में जो टॉपिक जारी है ये व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस दौरान हमने इसके अर्थ, इसकी परिभाषाओं, इसके आधार, इसके निर्धारक तत्व, इसके प्रकार, इसके क्षेत्र और इसकी क्या उपयोगिता है शिक्षा के क्षेत्र में, इन सारे पहलुओं पर हमने डिस्कस किया। इस क्रम में अपने पिछले अंक में हमने स्किनर महोदय के विचार पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक उपयोग भी हमने देखा, उस पर भी हमने डिस्कस किया। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ना सिर्फ डीएलएड के स्टूडेंट्स बल्कि बीएड, एमएड, सीटेट एस्पायरेंट्स और नेट एस्पायरेंट्स के लिए भी इक्वली वैल्यूएबल है। इसके साथ साथ आप किसी भी स्तर पर एक शिक्षक बनना चाहते हो तो ये प्रैक्टिकल यूज का एक टॉपिक है आज का टॉपिक। एज यू नो, मैं एक प्रिंसिपल के रूप में भी ड्रीम इंडिया स्कूल में वर्क कर चुका हूँ, तो अपने अनुभव से भी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों को स्कूलों में जनरली फॉलो किया जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई भी हैं। तो एक शिक्षक के रूप में अगर इन सारे गुणों को आप अपने अंदर धारण करते हैं, इन सारे चीज़ों को आप अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में लागू करते हैं, तो आपका स्कूल और खुद आप एक अच्छे टीचर के रूप में, एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में जाने जाएंगे और यही आपकी व्यावसायिक सफलता का रहस्य बन सकता है। तो देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता को शिक्षा में किस प्रकार से समायोजित कर सकते हैं आप। आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार समायोजित किया जा सकता है, अपने सुझाव दें। किसी सेमिनार का टॉपिक ये हो सकता है, या फिर इसमें से किसी एक पॉइंट को देकर 4 ऑप्शंस के रूप में आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ सुनेंगे और आप सहज ही इस चीज़ को जान पाएंगे कि इन चीज़ों की कितनी उपयोगिता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है आपके एजुकेशन के फील्ड में। तो देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार समायोजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमने क्षेत्र और प्रकार देखा था वह था शारीरिक भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता को किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग समायोजित कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं, जैसे छोटे कद वाले स्टूडेंट्स को आगे बैठाना। अपने पिछले अंक में हमने देखा था कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको भी आगे बैठाना। जैसे सेंस ऑर्गन से संबंधित अगर समस्या है, कोई स्पष्ट देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता, आंख कमजोर है, दृष्टि कमजोर है या श्रवण शक्ति कमजोर है, तो आप उनको आगे बैठाएंगे। साथ ही साथ जो कम हाइट के स्टूडेंट्स हैं आप उनको भी आगे बैठाने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा ये मान कर चलिए कि आपके क्लास का जो साइज होगा वो 30 से 40 के बीच का होगा। 30 स्टूडेंट्स से 40 स्टूडेंट्स आपके क्लास में बैठेंगे। तो वहाँ ध्यान रखना है कि डिफरेंटली एबल्ड को और कम हाइट के स्टूडेंट्स को आगे बैठाना है। इसके साथ साथ जो वैसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको जो क्लास का गेट है, एंट्रेंस है, उसके आसपास ही बैठाया जाए। अगर 2 रो में आप स्टूडेंट्स को बैठा रहे हैं तो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को आपको प्रयास करना है कि एंट्रेंस के पास ही बैठाएं। जो गेट है, आपका प्रवेश द्वार है, उसी के आसपास जो बेंच लगा हुआ है आप उसी पर आगे के रो में उनको बैठाएंगे। इसके साथ विकलांगों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करना और अपंग छात्रों को बैठे बैठे ही उत्तर देने की अनुमति प्रदान करना। ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिसके आधार पर आप अपनी कक्षा में शारीरिक स्तर पर जो विभिन्नता देखी जाएगी उसको आप इन आधार पे एडजस्ट कर सकते हैं, इन आधार पे अपने क्लास में समायोजित कर सकते हैं।
इसके बाद है मानसिक भिन्नता पर ध्यान देना, यानी मेंटल डिफरेंसेस वाले जो एरियाज हैं, मेंटल डिफरेंस वाला जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसको आप शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार समायोजित करेंगे। तो इसमें पहला सुझाव दिया गया है कि निम्न बुद्धि, औसत बुद्धि और उच्च बुद्धि वाले छात्रों की पहचान करना। 3 कैटेगरी में यहाँ स्टूडेंट्स को बांटा गया, हाई, मीडियम और लो। इन तीनों ही लेवल के स्टूडेंट्स को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद निम्न बुद्धि वाले छात्रों से सरल प्रश्न पूछना है, उनको इजी होमवर्क देना है और उनसे इजी क्वेश्चंस ही पूछना है। औसत बुद्धि वाले छात्रों से औसत स्तर के कठिनाई वाले क्वेश्चंस पूछना है। जो एवरेज स्टूडेंट्स है उनसे एवरेज टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाएं और इसी प्रकार के होमवर्क्स उनको दिए जाए। इसके साथ साथ जो हाई लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनकी आईक्यू ज़्यादा है, वैसे स्टूडेंट्स से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाए और कभी कभी इसका अपवाद भी होना चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आगे आने का मौका मिले। यानी धीरे धीरे आप अपने लेवल्स को बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन प्रयास ये होना है कि किसी भी स्टूडेंट से उसकी योग्यता के अनुसार प्रश्न को लगातार पूछें या उसी के हिसाब से उनको काम दे और धीरे धीरे उसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते चले जाए ताकि वो सहज रूप में अपना विकास कर सके। संवेगात्मक भिन्नता, इमोशंस के आधार पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे समायोजित कर सकते हैं, इसी से संबंधित अगला सुझाव है। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संवेगात्मक रूप से भिन्न छात्रों से उचित प्रकार से व्यवहार करना। अलग अलग संवेगात्मक गुण वाले स्टूडेंट्स को भी आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट जिस प्रकार का इमोशनल डिफरेंस दिखा रहा है उसके साथ इंटरेक्ट होते समय आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित एक प्रश्न जो मुझे याद आ रहा है, वो प्राय इंटरव्यू के लेवल्स पे पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज वगैरह में। वो ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंस आपके लिए किस फेज में उपयोगी होता है। और मैं अपने बीएड के स्टूडेंट्स और एमएड के स्टूडेंट्स से ये पूछना चाहूँगा, उनसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो जरूर इसका उत्तर दें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस लेवल पर, टीचिंग के किस फेज में उपयोगी होता है। यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। पहला है प्री एक्टिव फेज, दूसरा है इंटर एक्टिव फेज और तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज और चौथा है ऑल ऑफ दीज। यानी जो शिक्षण से पूर्व की अवस्था होती है उस समय आपके लिए उपयोगी है, या जो शिक्षण की आप कह सकते हैं इंटरएक्टिव फेज, यानी हिंदी में आप इसको बोलेंगे एक दूसरे के साथ जब आप आमने सामने हो रहे उस अवस्था में ये आपके लिए उपयोगी है, या फिर शिक्षण के बाद वाली अवस्था में आपके लिए उपयोगी है, या फिर इन तीनों ही लेवल पर आपके लिए उपयोगी है। तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमें ये आंसर दे सकते हैं या अपने कमेंट्स के द्वारा इस वीडियो के लास्ट में अपना आंसर आप सबमिट कर सकते हैं। तो आप संवेगात्मक रूप से पहचान किए हुए स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। इसके साथ साथ छात्रों को अपनी पसंद की विधियों और शिक्षण साधनों से पढ़ने और समझने का अवसर प्रदान करेंगे। जो स्टूडेंट्स जिस टीचिंग मेथड से इजीली समझ पाता हो, आप उसको पढ़ाते समय उस मेथड का उपयोग करेंगे या फिर एक ऐसे मेथड का चयन करेंगे जो उस टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए, उस लेसन प्लान के लिए काफ़ी उपयोगी हो, इफेक्टिव हो, ताकि सारे स्टूडेंट्स, सभी लेवल के स्टूडेंट्स आराम से उसके साथ इंटरेक्ट हो सकें, उसको समझ सके। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है वह है सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता पर ध्यान। देखिए, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आपके यहाँ आएंगे, आपको उनको डील करना है, उनको पढ़ाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार समायोजित किया जाए।
तो इसके लिए सुझाव है, सजेशंस हैं, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को अपनाना, कल्चरल रिलेटिविज्म को अडॉप्ट करना। देखिए, कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है किसी भी संस्कृति को उसकी मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में ही समझना। जैसे आपके हिसाब से किसी संस्कृति के कुछ परंपराएं, उसके कुछ ट्रेडिशंस आपको बेकार लग सकते हैं, बुरे लग सकते हैं, गलत लग सकते हैं, लेकिन आपको उन संस्कृति के उन ट्रेडिशंस को गलत या सही कहने का कोई अधिकार नहीं है। कारण है, वह संस्कृति अपने सामाजिक मूल्यों को मानती है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों से संचालित होती है। तो उसके ट्रेडिशंस को जब डिस्कस करना हो तो उसी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस किया जाना चाहिए। जैसे कई बार आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के विषयों पर हॉट टॉप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही दिशाहीन हो जाया करती है। कई बार ये धर्म पर आधारित होती है, कई बार ये प्रजाति, रेस या नस्ल के आधार पर होती है, कई बार क्षत्रियता के आधार पर भी होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वहां पर कल्चरल रिलेटिविज्म का सिद्धांत खुद भी धारण करना है और स्टूडेंट्स को भी इसके लिए प्रेरित करना है, ताकि आपका स्टूडेंट्स कभी भी किसी संस्कृति वाले स्टूडेंट को देखकर उसके साथ भेदभाव की फीलिंग्स या सुपीरियर या इंफीरियर की फीलिंग्स के चक्कर में ना पड़े, बल्कि उस संस्कृति का भी उतना ही सम्मान करे जितना वो अपनी संस्कृति का सम्मान करता है। इसके साथ साथ सामाजिक विविधता का सम्मान, जो सोशल डाइवर्सिटी है, इस चीज को रेस्पेक्ट आपको भी देना है। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि आपके स्टूडेंट्स भी सामाजिक विविधता को, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों में जो विविधता दिखाई दे रही है उसका सम्मान आपके स्टूडेंट्स भी करें। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना होता है। और बहुत खुशी के साथ मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ कि अपने जितने भी स्कूल हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, प्रायः यह देखा गया है कि वहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता का सम्मान किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आर्थिक कारण होता है। तो वजह जो भी हो, ये सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ जो ड्रेस होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, और साथ ही कॉलेज के, स्कूल के अपने नियम, इन सभी को लागू करना। देखिए, यूनिफॉर्म इसलिए लागू किया जाता है स्कूलों में कि स्टूडेंट के बीच में एक यूनिवर्सैलिटी देखने को मिलती है, एक सार्वभौमिक व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है। सभी स्टूडेंट्स में इस चीज की फीलिंग्स आती है कि हम सभी समान हैं। इसके साथ साथ वो स्कूल एक डिसिप्लिन और देखने में काफी अच्छा प्रतीत होता है। तो ये सारे वजह बनते हैं कि आपको स्कूल में यूनिफॉर्म या अपने कॉलेज में यूनिफॉर्म सिस्टम जरूर लागू करना चाहिए और जो नियम हो उसको इक्वली फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता के समायोजन से संबंधित पॉइंट्स हैं। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता और शिक्षण अधिगम, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नए अंक में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।